स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर राज्य सरकार की ओर से लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर जो बदलने का फैसला लिया गया है, इस पर जानकारी देंगे। किस तरह का संशोधन दरअसल ये लैंड सीलिंग एक्ट में किया जा रहा है, जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और किस वजह से हो रहा है ये भी बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगले कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि ये बात तो पहले ही तय है कि प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाएगा संगठन का गठन करने के लिए नए सिरे से, क्योंकि अब यहां संगठन तैयार होना है। तो आखिरकार हाईकमान ने क्या कुछ सोचा है, कैसे यहां पर पदाधिकारियों का चयन अब होने जा रहा है, इस पर बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मंडी पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज बैठक ली है। दरअसल मंडी में जितने भी कांग्रेस से जुड़े नेता हैं या अन्य बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर, और वहां क्या कुछ चर्चा हुई है व्यापक रूप से, क्योंकि चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के बाद आखिरकार क्या कुछ कहा ये भी जानकारी लेकर आए हैं। क्योंकि जिलों को अब मजबूत करना है, जिला संगठन को मजबूत करना है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाल ली है। कैसे, ये भी अपडेट बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, भाजपा की ओर से 2 साल पर पर्चे बांटे जाएंगे। अब ये कौन से पर्चे बांटने की बात हो रही है आम लोगों में, इसके लिए भाजपा की ओर से खास तौर पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये भी बारीकी से इसी बुलेटिन में जानकारी आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से लेकर जारी है। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटी पर बर्फबारी हुई है, किन्नौर में भी, और अटल टनल रोहतांग के आसपास भी बर्फबारी दर्ज की गई है। ये अच्छी बात है क्योंकि काफी समय बाद ड्राई स्पेल टूटा है। हालांकि कांगड़ा की कुछ ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन फिर वही बात है कि मध्य पर्वतीय क्षेत्र वंचित रह गए हैं। यहाँ बारिश तक नहीं हुई, बर्फबारी बहुत दूर की बात है, जिस वजह से अब आम लोग भी परेशान हो गए हैं। हर ओर हिमाचल प्रदेश में यही चर्चे हैं कि ड्राई स्पेल लंबा हो गया है मैदानी इलाकों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी। हालांकि अगर हम ऊपरी क्षेत्रों की जानकारी दें तो ऊंची चोटियों पर ही ये बर्फबारी हुई है। इसके अलावा वहां भी अन्य क्षेत्र सूने ही रह गए हैं। अभी अगले 5 दिन तक फिर मौसम साफ बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। हालांकि देखिए, इंतजार काफी ज्यादा है। फसलों के लिए भी पेयजल स्कीम्स भी इससे प्रभावित हो सकती हैं और आम लोग बीमारी से भी ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि हर ओर सूखा पड़ गया है, धूल मिट्टी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया हो और बारिश बर्फबारी का कोई नामो निशान ना हो। देखिए, इग्नू में पीएचडी के लिए अंतिम मौका है। अगले कल आप दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खास तौर पर वो छात्र जिनकी ओर से पहले डिमांड रखी गई थी कि इस अवधि को एक्सटेंड किया जाए, तो अब एक्सटेंड करने के बाद ये 25 नवंबर तक रखी गई है। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले कल ही अपना पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी है कि पीएचडी करने के लिए यूजीसी से अप्रूव डिग्री ही छात्रों के पास हो। देखिए, इसमें ये खास तौर पर बताया गया है कि यूजीसी का वैध स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 55% नंबरों से पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी आवेदकों को के पास 50% नंबरों के साथ पीजी पास होना चाहिए। ये पीडब्ल्यूडी आवेदक हैं जिनके पास 50% नंबरों के साथ पीजी पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं अन्य वर्ग के आवेदकों को 800 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। पीएचडी से जुड़ी अगली बात मन की बात को लेकर करना चाहेंगे। मन की बात कार्यक्रम, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जिसमें वो पूरे देश की जनता को संबोधित करते हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ये नया मंच आम लोगों को प्रधानमंत्री ने दिया है, जहां खुले तौर पर प्रधानमंत्री अपील आम लोगों से करते हैं। इसके लिए करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई जन जागरण आयोजित करने की आवश्यकता रहती है, बल्कि एक अपील के माध्यम से लोगों तक प्रधानमंत्री की आवाज पहुंच रही है और इसका एक बड़ा असर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक अभियान की बात की है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। 5 महीने में ही 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं और इन पेड़ों की रखवाली वही लोग कर रहे हैं जो कि लगा रहे हैं। तो ये बड़ा उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि ये जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया गया है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की बात आम लोगों तक पहुँच पा रही है और आम लोग उसे सुन भी रहे हैं। इससे बेहतर देश के विकास के लिए और कुछ नहीं हो सकता है।
जिला कुल्लू की लगघाटी में 4 मकान एक साथ जल गए हैं। ये त्यून गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पहले एक मकान में आग लगी और देखते ही देखते बाकी 4 मकानों में भी आग इस तरह से फैल गई कि सारा सामान वहां पर जलकर राख हो गया है। हालांकि मकान के मालिकों ने काफी कोशिश की अपना सामान बचाने की, लेकिन सोना, चांदी, बर्तन, जो कुछ भी सामान घर के अंदर था, कुछ नहीं बचा पाए। पूरी तरह से मकान जलकर राख हो गए हैं और आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि ये भी फैक्ट सामने आ सके। फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए की राशि दी गई है उन लोगों को जिन्होंने अपने घर की छत तक यहां खो दी है। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि जो लोग आग पर काबू पाने के लिए भी आए थे वो वहां से भागने लग गए थे। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 3 गाय और 10 भेड़ें भी इसमें जिंदा ही जल गई। 4 परिवारों के 18 सदस्य बेघर हो गए हैं और वहीं एक मकान के मालिक को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो बड़ा नुकसान कहना चाहेंगे और फौरी राहत के तौर पर अभी 20,000 रुपए दे दिए गए हैं। हालांकि अन्य स्थानीय लोग इन परिवारजनों के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य वित्तीय सहायता सरकार की ओर से इन लोगों को दी जाएगी उस बारे में भी हम जानकारी लेकर आएंगे। सोलन जिला पुलिस ने एक और अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह को पकड़ा है। हालांकि इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा से, लेकिन गिरोह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 नवंबर को एक गश्त के दौरान ही पुलिस कर्मियों ने 3 युवकों को पकड़ा था चिट्टे के साथ और 3 युवकों से पूछताछ की गई कि आखिरकार कहां से चिट्टा लाते थे। तो जानकारी ये मिली कि ये सोलन के 3 युवक थे, हरियाणा से चिट्टा लाते थे सोलन में सप्लाई करने के लिए, जिसके बाद इनके मास्टरमाइंड को, या यूं कह लीजिए इनका जो सरगना था, उसे भी हरियाणा से पकड़ लिया गया है। हालांकि जो नशा माफिया हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए कोई ना कोई नए कदम रोजाना पुलिस की ओर से उठाए जाते हैं। गश्त पर भी पुलिस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तादाद देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी मामले में जब 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके हवाले से गाड़ी भी बरामद कर ली गई थी और जब्त कर ली गई है। अन्य पूछताछ भी इनसे की जा रही है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी कहना चाहेंगे जिस तरह से 3 युवकों के सरगना को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इससे पहले जब 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था तो 10 नवंबर को सोलन की टीम गश्त पर थी और परवाणु धर्मपुर की ओर इनकी गाड़ी चंडीगढ़ से होकर आ रही थी। वहीं अब की बार जब गश्त पर थी पुलिस तो इन्हें फिर से पकड़ लिया गया है और ये इसी स्थान पर पुलिस की ओर से पकड़ा गया है। ये दरअसल एसयूआई की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दतियार के पास नाका लगाया हुआ था और जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि गाड़ी यहां से उस युवक की गुजरने वाली है तो हरियाणा वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, स्कूल लाइब्रेरीज अब पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, ये फैसला लिया गया है शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से और सभी जिलों को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा हर सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी तैयार की जाती है ताकि बच्चे वहां पहुंचकर अतिरिक्त विषयों के बारे में भी जान सके, लेकिन अब स्कूल लाइब्रेरीज को पब्लिक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अन्य संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं कि कैसे खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये इसलिए क्योंकि लाइब्रेरीज में बहुत सारी किताबें होती हैं जो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और काफ़ी ज्ञान इससे हासिल किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी अब पब्लिक लाइब्रेरी यूज़ होगी। स्कूल की लाइब्रेरी यानी कि स्कूल लाइब्रेरी को ही पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत जल्दी ही होने वाली है और जिलों को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि देखिए, टाइमिंग की बात भी सामने आई है। सुबह के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो स्कूली छात्र हैं वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद का समय पब्लिक के लिए दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक कैसे स्कूल के परिसर में अंदर आ सकती है जिससे बच्चों को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए भी सोच विचार हो रहा है और इसी बारे में एसएमसीज के स्तर पर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। एसएमसीज के पास ये जिम्मा रहेगा कि वो देखभाल करें लाइब्रेरी की और जो बाहर से लोग आने वाले हैं उन पर भी नज़र रखी जाए। साथ ही साथ स्कूली छात्र लाइब्रेरी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये एसएमसीज को पूरी तरह से जिम्मा दिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ लाइब्रेरी का जिम्मा अब एसएमसीज को मिलने वाला है, खास तौर पर वो लाइब्रेरीज जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज अब यहाँ पर बना दी जाएंगी। नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।
बात केवल ग्रामीण क्षेत्रों की नहीं है बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी जो सरकारी स्कूल्स में लाइब्रेरी बनाई गई है वहां अब आम लोग जाकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यूं तो आम लोगों के लिए अलग से हर जगह लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी का भी अब इस्तेमाल हो सके सही से, ये कोशिश इस वजह से की जा रही है। तो एसएमसी के स्तर पर कमेटी बनेगी और वही इन लाइब्रेरीज का रखरखाव करेगी और सुरक्षा का जिम्मा भी एसएमसी के पास ही रहने वाला है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है स्कूल कंपार्टमेंट को लेकर। स्कूली छात्रों को जो कंपार्टमेंट आती है, हर बार देखने में क्या आता है कि शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 मौके कंपार्टमेंट क्लियर करने के दिए जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र हैं जो 2 मौकों पर भी खरे नहीं उतर पाते हैं और फिर एसओएस में यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि स्टेट ओपन स्कूल में वो जाते हैं। इस स्कूल में जाने के बाद उनकी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाती है और वो उस कक्षा को भी पास कर लेते हैं। लेकिन देखने में क्या आया है कि एसओएस में जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं उस पर सख्ती नहीं है, यानी कि ना तो सीसीटीवी कैमरा की तरफ से निगरानी रखी जाती है और ना ही उन नियमों का पालन होता है जो कि रेगुलर एग्जाम्स के दौरान रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये बात उच्च शिक्षा विभाग के ध्यान में आई है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो प्रयोगशाला आयोजित की गई थी उसमें, हालांकि ये 3 दिवसीय कार्यशाला में सबसे पहली यही और मुख्य बात यही सामने आई है कि जो कंपार्टमेंट वाले छात्र हैं वो कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए एसओएस का रास्ता अपना लेते हैं, कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाती है, पास भी हो जाते हैं, लेकिन उनका शैक्षणिक स्तर तो नहीं सुधर पा रहा है। कैसे सुधरेगा? क्योंकि देखिए परीक्षाएं कैसे करवाई जा रही हैं, ना तो सीसीटीवी की निगरानी में है, ना ही अन्य नियमों का पालन हो रहा है, जिस वजह से अब उच्च शिक्षा विभाग ने कंपल्सरी कर दिया है कि एसओएस को वो सभी नियम लागू करने होंगे ये परीक्षाएं आयोजित करवाते हुए जो कि रेगुलर एग्जाम्स में किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती जाएगी और अन्य नियम भी इन्हें फॉलो करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा है जिनकी ओर से बयान दिया गया है कि ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों को जानते हैं जिन्होंने एसओएस से ही अपनी कक्षा पास की हो या कंपार्टमेंट क्लियर की हो और अभी बतौर कर्मचारी नियुक्त भी हैं। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन छात्रों को वो भली भांति जानते थे कि उनका पढ़ने का स्तर क्या था और 2 बार भी कंपार्टमेंट उनसे क्लियर नहीं हो पाई सरकारी स्कूल में, तो एसओएस में उन्होंने एडमिशन ले ली, वहां जाते ही कंपार्टमेंट क्लियर हो जाती है। तो इस पर कई तरह के सवालिया निशान उन्होंने उठाए हैं और आने वाले दिनों में अब नियमों का पालन करना होगा। एसओएस में ये भी कंपल्सरी किया गया है। एसओएस परीक्षाएं भले ही बोर्ड द्वारा करवाई जाती हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र अब उनके लिए वही चुने जाएंगे जहां पर रेगुलर एग्जाम्स करवाए जाते हैं, यानी कि अलग परीक्षा केंद्रों में अब यहां उन छात्रों को परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा एसओएस के तहत जो कंपार्टमेंट से घबरा जाते हैं या यूं कह लीजिए 2 बार भी अपनी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं, 2 बारी का मौका देने के बावजूद भी। बिजली बोर्ड हमीरपुर से एक जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि ये हमीरपुर में जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनकी ओर से ही विरोध जताया गया है। दरअसल बिजली बोर्ड हमीरपुर में 12 करोड़ रुपए फंसे हैं और उपभोक्ताओं की तरफ से फंसे हैं। अब जब तक ये अदायगी नहीं होती है वहां पर कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियां देखनी पड़ेंगी। हर बार ऐसा ही होता है, अदायगी फंस जाती है जो कि अन्य उपभोक्ताओं की ओर से आनी होती है, जिसमें व्यावसायिक उपभोक्ता भी हैं, घरेलू उपभोक्ता भी हैं और इसके अलावा कुछ विभाग भी हैं। अदायगी सही से ये नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं और कर्मचारियों को फिर यहाँ प्रताड़ित होना पड़ता है अपनी सैलरी और पेंशन के लिए। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं। बिजली बोर्ड हमीरपुर में दरअसल 12 करोड़ रुपए फंसे हैं उपभोक्ताओं की तरफ से। हालांकि सबसे ज्यादा राशि इसमें जल शक्ति विभाग के पास बताई जा रही है जो कि तकरीबन 50 लाख के करीब है और जल्दी ये अदायगी अगर जल शक्ति विभाग की ओर से कर दी जाए तो आधी परेशानियां वहां कर्मचारियों की वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, ये मानना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जल शक्ति विभाग को इस बारे में नोटिस जारी किया जाएगा, ये वहां बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है, पत्राचार करने की कोशिश होगी। लेकिन इसके अलावा जो व्यावसायिक उपभोक्ता है, देखिए उन पर कितनी अदायगी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 12 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठे हैं 2 से 3 कैटेगरीज, जिसमें व्यावसायिक उपभोक्ता हैं, कुछ विभाग हैं और घरेलू उपभोक्ता भी इसमें हालांकि कम नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर भी बिजली बोर्ड की 1 करोड़ 56 लाख की देनदारी हो गई है। इसके अलावा व्यावसायिक उपभोक्ताओं का भी ये हाल है, ये 2 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठे हैं। 2 करोड़ देखिए कम नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं में तो खैर वैसे ही काफ़ी सारी संख्या आती है, लेकिन यहाँ बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा ऐसे लोगों का जो घरेलू उपभोक्ताओं में है या व्यावसायिक उपभोक्ता है। ये कोशिश अब यहाँ बिजली बोर्ड की ओर से की जा रही है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है, तो इन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर जल्दी ही ये बिजली के बिल नहीं भरते हैं। खास तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं को ज़्यादा ये परेशानी आएगी, सबसे पहले उनके घर के बिजली कनेक्शन कटने वाले हैं।
ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आज कुछ मंडी के बड़े नेता आए थे, खासतौर पर वो कांग्रेस नेता जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। हालांकि मंडी वो जिला है जहां पर एक ही सीट कांग्रेस के पास आई है विधानसभा चुनावों में, तो कमजोर है यहां पर कांग्रेस काफी ज्यादा। और ये भी एक बड़ी वजह रह रही है कि बिलासपुर के बाद दूसरी मीटिंग अगर जिला संगठन को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई तो मंडी को लेकर है। और इसमें कुछ बड़े चेहरे भी आए थे, जैसे कौल सिंह ठाकुर की हम बात करें, इसमें व्यापक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बहुत से सुझाव लिए हैं और दिए भी हैं कि कैसे मंडी में मजबूत करना है कांग्रेस संगठन को और कैसे चेहरे उन्हें चाहिए जिन्हें पदाधिकारी की कमान सौंपी जाएगी। इसके लिए राय मशवरा पूरी तरह से किया गया है। हालांकि ये सोचने वाला विषय है। देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए तो एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा और अभी जो मंडी संसदीय सीट कांग्रेस के पास थी भी, वहां भी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। तो बड़ी वजह क्या रह रही है और कैसे वहां के लोगों तक योजनाएं सरकार की ओर से पहुंचाई जाएंगी, जो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मंडी के जन जन तक उसे कैसे पहुंचाना है और क्या नए कदम अब उठाए जा सकते हैं मंडी वासियों के लिए भी कि वहां के लोगों को फायदा हो सके, कौन सी योजनाएं वहां पर लंबित हैं और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की परियोजनाएं जो काफी समय से पूरी नहीं हो पाई हों, इसे लेकर भी पूरा ब्यौरा आज मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो ये व्यापक चर्चा हुई है और 2 साल में कांग्रेस की सरकार का गठन होने के बाद मंडी जिले में खास तौर पर किन कार्यों में ब्रेक लगी है और उन्हीं कार्यों को सबसे पहले निपटाना है। ये भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज उन कांग्रेस नेताओं को आदेश जारी किए गए हैं जो कि मीटिंग के लिए पहुंचे थे। अभी क्या है, देखिए, संगठन पूरी तरह से भंग कर दिया गया है जिला और ब्लॉक स्तर पर और इसके बाद फैसला ये लिया गया था कि नए सिरे से संगठन तैयार किया जाएगा। हालांकि राज्य, जिला और ब्लॉक तीनों तरह से ही संगठन को भंग किया गया है। नए सिरे से अब संगठन का गठन होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और इसीलिए हर जिले को लेकर यहाँ बैठक ली जा रही है। सुझाव भी कांग्रेस नेताओं को दिए जा रहे हैं और उनसे सुझाव लिए भी जा रहे हैं। इससे पहले अब बिलासपुर से संबंधित कांग्रेस नेता पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास और उन्होंने भी संगठन को लेकर कुछ सुझाव दिए थे। लेकिन ये देखना इस बार काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है कि इतनी ज़्यादा सख्ती में आखिरकार किन लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता है या किन्हें संगठन की कमान दी जाती है। अभी तो क्योंकि देखिए, इसमें सिर्फ पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ही है जिनके पास अध्यक्ष की कमान है, इकलौती पदाधिकारी हैं पूरे संगठन में। इसके अलावा नए सिरे से अभी संगठन का गठन होने जा रहा है। लेकिन मंडी पर आज कुछ बड़े बयान भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई है कि जिलों के संगठन की बागडोर मुख्यमंत्री खुद ही संभालने वाले हैं और इसके लिए उनके पास अनुभव भी है, क्योंकि पहले राजनीति में कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने अनुभव के आधार पर ही हर जिलों के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री ने मंडी के लिए अनाउंसमेंट की है कि जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में समस्याएं चल रही है उन्हें पिछली सरकार ने दूर नहीं किया, लेकिन अब वर्तमान सरकार सभी परेशानियां दूर करेगी। दूसरी बात ये कि जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, ये योजना वहाँ हर जन जन तक पहुँचाई जाएगी। जो बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, एकल नारियों के लिए किया जा रहा है सरकार की ओर से, वो बात जन जन तक पहुँचाई जाएगी। इसके लिए खास तौर पर एक अभियान अब मंडी में शुरू हो सकता है, जो संकेत आज मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है वो तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंडी में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस के साथ तब जुड़ेंगे जब सभी योजनाएं सरकार की वहां तक पहुंच पाएंगी। हालांकि कितना इम्पैक्ट अब इस बात का होता है या आज जो निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस नेताओं को, इसका कितना इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिलता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। संगठन अब क्योंकि नए सिरे से बनाया जाएगा, इसके लिए अगले कल बैठक भी होने जा रही है कांग्रेस कार्यालय में। अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर यह दायित्व एक तरह से छोड़ा गया है कि वो संगठन नए सिरे से बनाए, लेकिन प्रतिभा सिंह को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा संगठन का गठन करने का मौका भी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईकमान की ओर से पहले ही 21 नवंबर को पर्यवेक्षक इसके लिए चुन लिए गए हैं। हाईकमान की ओर से राष्ट्रीय स्तर के सचिव और ऑब्जर्वर्स यहाँ भेजे जा रहे हैं, जो कि शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस कार्यालय में आकर मुलाकात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किन नेताओं को अब ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है पदाधिकारी बनाने की, यानी कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अभी राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन के लिए पहले ही सक्रिय रहे हैं।
जिन्होंने अपने समय के साथ साथ अन्य चीज़ों की कुर्बानी भी कांग्रेस संगठन के लिए दी हो। ऐसे ही लोगों की लिस्ट बनेगी, शीर्ष नेतृत्व की ओर से नाम सुझाए जाएंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान के पास दी जाएगी और दिल्ली से संगठन का ऐलान होने वाला है। हालांकि इससे पहले कभी भी संगठन भंग होता था कांग्रेस का तो यहाँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास ही मौका होता था नए सिरे से संगठन तैयार करने का, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब हाईकमान ने इसमें हस्तक्षेप किया है और हाईकमान की ओर से 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दोनों पर्यवेक्षक यहां आएंगे, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, अन्य नेताओं से मुलाकात कर एक लिस्ट तैयार करेंगे, हाईकमान को लिस्ट भेजेंगे और उसके बाद जाकर नाम फाइनल होंगे और दिल्ली से ही संगठन का ऐलान होने वाला है। अभी जैसा कि हमने कहा, प्रतिभा सिंह इकलौती पदाधिकारी हैं पूरे कांग्रेस संगठन में, सिर्फ इनके पास अध्यक्ष की कमान है, इन्हें नहीं हटाया गया इनके पद से, बाकी सभी पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। राज्य कमेटी की बात करें, जिला या ब्लॉक स्तर की कमेटी की फिर चाहे जानकारी दे। हिमाचल सरकार लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन करने जा रही है और ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए किया जा रहा है। हाल ही में इस संस्था के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ये कहा था कि जीएसटी को बचाने के लिए जो भोटा अस्पताल वाली ज़मीन है उसे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री आज मीडिया के समक्ष आए और कुछ बड़ी जानकारियां उनकी ओर से दी गई है। ऑर्डिनेंस के जरिए देखिए इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व विभाग की ओर से अध्यादेश का जो ड्राफ्ट है वो विधि विभाग को स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया गया है। अब ये मामला कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में ये बड़ा निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास संस्था है इनकी ओर से की गई अपील पर हर कानूनी पहलू पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है और जैसे ही कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने आती है तो जल्द निर्णय हो सकता है। हालांकि कैबिनेट में ये मामला ज़रूर आएगा, इसीलिए देखिए राजस्व विभाग की ओर से ड्राफ्ट भेज दिया गया है विधि विभाग को। इसमें भोटा अस्पताल की ज़मीन को ट्रांसफ़र करने की मांग उठाई गई है संस्था की ओर से और तर्क ये दिया जा रहा है कि जीएसटी बचाने के लिए फैसला लेना जरूरी है। हालांकि मामला पिछली 2 सरकारों के समय से चल रहा है, लेकिन भारत सरकार के दायरे में होने की वजह से इस मामले पर फैसला नहीं हो पाया था। भारत सरकार ने ही ज़मीन को ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन सुक्खू सरकार इसे कैसे संभव कर पाती है ये देखना रोचक रहेगा, खासतौर पर तब जब अधिकारियों की कमेटी तक इस पूरे मामले को लेकर बनाई गई हो। भाजपा की ओर से एक अनाउंसमेंट की गई है एक और, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है जिसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी कि क्या बड़ी उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की रही हैं। बिलासपुर में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों की ओर से पर्चे बांटे जाएंगे। 2 साल के इस कार्यक्रम पर भाजपा पर्चे बांट रही है कि कौन कौन सी नाकामियां कांग्रेस सरकार की 2 सालों में रही है, इस बारे में ये जनता को परिचित करवाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी हुआ है। कमेटी में मीडिया प्रभारी करण नंदा, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और सुधीर शर्मा जो कि पूर्व में कांग्रेस नेता थे, इन्हें भी शामिल किया गया है। ये 5 बड़े नाम हैं कमेटी में, इन्हें शामिल किया गया है। पहले ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कौन सी बड़ी नाकामियां रही हैं कांग्रेस सरकार की, क्योंकि ये तो बार बार देखिए भाजपाई कह ही रहे हैं कि 2 साल का जश्न आखिरकार किस बात पर मनाया जा रहा है। कोई भी बड़ी उपलब्धि सरकार की नहीं रही है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और खनन माफिया जैसे लोगों को यहाँ पर संरक्षण सरकार की ओर से दिया गया है। तो ये बयान जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पर्चे बनाए जाएंगे और पर्चे लोगों में बांटे जाएंगे जिसमें 2 साल की नाकामियां भाजपा एक तरह से कांग्रेस सरकार की दर्शाने वाली है। अब एक तरफ जश्न मनाया जाएगा कांग्रेस सरकार की ओर से जिसमें आम लोगों को अवगत करवाया जाएगा उन योजनाओं से जो कि सुक्खू सरकार लेकर आई है। इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है या फिर इन पर्चों का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा जो भाजपाइयों की ओर से बांटे जाएंगे, ये हमें आने वाला समय ही बताएगा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।